हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। मैं सोनी कुमारी आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे सोनी एजुकेशन चैनल में। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं मतलब हिंदी का सेकंड नंबर चैप्टर का मतलब क्वेश्चन आंसर बनाने वाले हैं। तो आज क्वेश्चन आंसर बना के देंगे। चैप्टर पूरा पढ़ा के कंप्लीट कर दिए हैं, उसी का आज क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में बोलता है नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करें। तो यहाँ पे बोलता है नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप के पर्वत और समुद्र के उस पार तक फैल गई थी। इसका मतलब आश्चर्य करने के लिए बोलता है। इसका आंसर है यहाँ पे, यह वाक्य नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि और प्रभाव का वर्णन करता है। इसका अर्थ है कि नालंदा का ज्ञान और शिक्षा पूरे विश्व एशिया महाद्वीप में फैल गई थी, यहाँ तक कि समुद्र और पर्वतों को पार करके दूर दूर तक फैल गए थे। बोलता है नालंदा विश्वविद्यालय का ज्ञान जो कि पूरे विश्व में फैल गई थी, पूरे एशिया महाद्वीप में फैल गई थी। और यहाँ पे देखिए, पर्वत और समुद्र और पर्वतों को पार करके दूर दूर तक ये क्या पहुंच गई थी, नालंदा विश्वविद्यालय का ज्ञान। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित थी? तो आंसर है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगिरी है। राजगिरी मगध की प्राचीन राजधानी है। यह 5 पहाड़ियों के बीच स्थित थी, मतलब ये 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित था और गिरिवज के नाम से भी इसे जाना जाता है। गिरिवज के नाम से भी यहाँ पे मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या है? राजगिरी, उसको गिरिवज के नाम से भी जाना जाता है। महावीर और मैथिली पुत्र गौसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? तो यहाँ पे जैन धर्म के अनुसार महावीर और मैथिली पुत्र गौसाल की भेंट नालंदा के उपग्राम वाहिरिकी में हुई थी। मतलब जैन धर्मों के अनुसार यहाँ पे महावीर और मैथिली पुत्र गौसाल की भेंट नालंदा के उपग्राम वाहिरिकी में हुआ था। और यह स्थान जैन धर्म में इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मतलब स्थान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है जैन धर्म में। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था? तो आंसर है यहाँ पे, महावीर ने नालंदा में 14 वर्षावास किया था। इस दौरान उन्होंने यहाँ अपने धार्मिक उपदेश दिए और अनुयायियों को शिक्षित किया। अपने धार्मिक उपदेश भी दिया और जितना भी अनुयायी था पूरा मतलब उसको शिक्षित किया। 6 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, तारानाथ कौन थे? उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है? तो तारानाथ तिब्बत के एक प्रसिद्ध विद्वान और इतिहासकार थे। मतलब एक प्रसिद्ध विद्वान भी था और इतिहासकार भी था। उन्होंने अपने लेखों में नालंदा को बौद्ध भिक्षुओं का सारिपुत्र की जन्मभूमि बताया है। मतलब बौद्ध भिक्षुओं का सारिपुत्र की जन्मभूमि बताया है। अब 7वां क्वेश्चन है, एक जीवांत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? तो आंसर है, नालंदा एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में गुप्त काल में विकसित हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में। इस समय के दौरान यह एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र बन गया और विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान करने लगा। और विभिन्न विषयों में क्या वो उच्च शिक्षा प्रदान करने लगा सबको। अब 8वां क्वेश्चन है, फायन कौन थे? वे नालंदा कब आए थे? फायन के बारे में बोला था, फायन कौन थे और कब आया था? फायन एक चीनी यात्री बौद्ध यात्री थे। मतलब चीनी बौद्ध यात्री, मतलब चीन का रहने वाला था और ये नालंदा आया था। 4वीं शताब्दी में भारत आए थे। उन्होंने नालंदा में सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थल पर बने स्तूप का दर्शन कराया। मतलब सारिपुत्र का जो जन्म और परिनिर्वाण का जो जगह था, स्थल मतलब जगह था, उसका स्तूप का दर्शन कराया था। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो उस समय नालंदा की दशा क्या थी? मतलब कौन चीनी यात्री भारत आया था और उस समय नालंदा की दशा क्या थी? तो यहाँ पे आंसर है, हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में युवानचोंग नामक चीनी यात्री भारत आया था। कौन आया था? युवानचोंग चीनी यात्री था, वो उसने भारत आया था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय अपनी उन्नति के शिखर पर था। मतलब उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के अपने उन्नति के शिखर में थे और एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। और 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस
ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है? मतलब नालंदा के नामांकन के बारे में कौन चीनी यात्री किस आधार पर बताया है? तो चीनी यात्री युवानचोंग, किसने बताया था? युवानचोंग ने एक जातक कथा के आधार पर, मतलब जातक कथा के आधार पर युवानचोंग ने बताया कि नालंदा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बुद्ध को अपने पूर्व जन्मों की कभी तृप्ति नहीं मिलती थी, क्योंकि भगवान बुद्ध को अपने पूर्व जन्मों की कभी तृप्ति नहीं मिलती थी। इसीलिए क्या यह नाम स्थान की धार्मिक महत्वता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? धार्मिक महत्वता को। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।